आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन जो है उसका रहता है। और ये जो पार्ट है इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ओके, सो लेट्स हैव इट। हम लोग आज क्या करेंगे, पार्ट 1 का जो कंटेंट है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में है क्या, ये वाला हम लोग पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो हम लोग का दिस इज सपोज दिस इज आवर लैंड, दिस इज वी आर लिविंग ओवर देयर, दिस इज आवर लैंड। ओके, तो ये जो पूरा जगह है, मतलब ये जो पूरा लैंड है इंडिया का, ये जो पूरा इलाका है, पूरा टेरिटरी है, इतना एरिया लेके इसको बनाया गया है, पूरा जो इलाका है इसको क्या बोला जाता है, इसको लेकर डिस्कशन पर हुआ है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में मतलब यूनियन, यूनियन मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं इसको बोल रहे हैं, एंड स्टेट मतलब ये जो इंडिया है इसका जो टोटल बाउंड्री लाइन कितना है, टोटल कितना इलाका या कितना एरिया इसके अंदर में आता है, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है पार्ट 1 में। ओके, तो पार्ट 1 में क्या आता है, इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, हम लोग इससे पहले पढ़े थे। आर्टिकल 1 2 3 4 इसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 1 to 4, जैसे मैंने बोला कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 को लेकर डिस्कशन किया गया है, और पार्ट 1 में इंडिया जो है यूनियन, इसका जो रीजन आता है इसको लेकर टेरिटोरियल जो रीजन आता है इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल 1 आता है, दिस इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या आता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नेम, ठीक है, तो हम लोग का इंडिया जो है क्या बोला गया है, इधर दो नाम इधर मेंशन किया, नेम, नेम मतलब इंडिया दैट इज भारत। ओके, आर्टिकल 1 में बोला गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब इधर दो नाम इधर इस्तेमाल हुआ है, एक क्या है इंडिया दैट इज भारत, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दो नाम का इस्तेमाल हुआ है, इंडिया एंड भारत, और कोई नाम का इस्तेमाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो दिस इज दैट इज यूनियन टेरिटरी, दैट इज नेम ऑफ द कंट्री एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसका जो है, और दो नाम का इस्तेमाल हुआ है इंडिया और भारत। इसका जो मेंशन जो है हम लोग कहां पर मिलता है, पार्ट आर्टिकल 1 में मिलता है। आर्टिकल 2 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 में बोल रहा है एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नाउ इसको अभी रिपीट कर दिया गया है, उठा लिया गया है, इसका जो मतलब है ये हम लोग को समझना है। आर्टिकल 2 में बोल रहा है जो टेरिटरी जो पहले से इंडिया में था, सपोज ये जो है हम लोग का जो है, ये जो है हम लोग का लैंड है, ठीक है, दिस इज आवर लैंड। तो इधर मैं अगर बोले तो इधर एक छोटा सा स्टेट आता है, दैट इज स्टेट ऑफ गोवा। मैं एग्जांपल किया हूं, मतलब आर्टिकल 2 है क्या, इसको लेकर पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 2 में बोला गया है जो ऐसे एरिया जो पहले इंडियन टेरिटरी में था लेकिन इंडिया का नहीं था, वो इलाका जब इंडिया में आएंगे तो वो होंगे आर्टिकल 2 के थ्रू। मतलब मैं एग्जांपल से तो समझ में आएगा। तो ये जो गोवा जो जगह है, ये एक टाइम पे किसके अंदर में था, पोर्तुगीज के अंदर में था। बाद में 1961 में क्या किया गया, इसको रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद गोवा जो है इंडिया में शामिल हुआ। तो गोवा ऐसी जगह था जो पहले से इंडियन टेरिटरी में था लेकिन इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे जगह जो इंडिया टेरिटरी में था लेकिन इंडिया का नहीं था, अगर उस इलाका या फिर उस रीजन को इंडिया में शामिल करना होता है तो होता है आर्टिकल 2 के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना पड़ेगा। जैसे सिक्किम एग्जांपल देखो, उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 2 में क्या बोलेगा, सिक्किम। जैसे सिक्किम जो था, सिक्किम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट का जो है एक उनको क्या दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट का स्टेटस दिया गया था, मतलब वो इंडिया का जो टेरिटरी था उसमें आता था लेकिन इंडिया का वो अपना जो इलाका है उसमें नहीं आता था, मतलब इंडिया के कंट्रोल में नहीं था। मतलब सिक्किम एक ऐसा जगह था जो इंडियन टेरिटरी में था आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन सिक्किम में क्या चलता था, मोनार्की चलता था, वो जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। बाद में क्या हुआ, बाद में देखो 2 है, आर्टिकल 2 के थ्रू उसको इंसर्ट किया गया है इंडिया में। देखो क्या लिखा गया है, बाय 36 अमेंडमेंट। 36 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा एग्जाम में देता है। 36 अमेंडमेंट 1975 के थ्रू सिक्किम जो है इंडियन एक स्टेटहुड का उनको क्या मिला, उनको रिकॉग्निशन मिला। तो याद रखना है क्या चीज है, जो
मतलब पहले जो जब इंडिया बना, इंडिपेंडेंट बना, तो ऐसे बहुत सारा टेरिटरी था जो इंडिया जो टेरिटरी था उसके अंडर में आता था, बट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। तो बाद में ऐसे जो जगह था उसको जब इंक्लूड किया गया, वो किया जाता था आर्टिकल 2। जैसे आर्टिकल 2 ए हम लोग सिविल पढ़े, वैसे ही आर्टिकल देखो 3 में क्या आता है। आर्टिकल 3 में बोला गया है जो जो स्टेट्स या जो इलाका, जो एरियाज अभी इंडिया के अंदर में है, उसमें अगर कोई चेंजेस लाना पड़ता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई जो स्टेट है वो इंडिया में है, उसका अगर बाउंड्री चेंजेस करना पड़ता है, उसका एरिया जो है इसका चेंजेस करना पड़ता है, तो वो होता है थ्रू आर्टिकल 3। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 2 में बोला गया है ऐसा कुछ जगह जो पहले क्या नहीं था, पहले इंडिया के जो टेरिटरी था उसमें था, लेकिन इंडिया के अंडर में नहीं था, उसको जब इंक्लूड कर रहे हैं तो वो किया जाता है आर्टिकल 2 के थ्रू। और आर्टिकल 3 के थ्रू क्या हो रहा है, आर्टिकल 3 के थ्रू हो रहा है जो पहले से ही इंडिया में था, जैसे स्टेट वगैरह। अगर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको अगर आप इसका जो बाउंड्री ऑल्टरेशन करके किसी और स्टेट के साथ उसको जुड़ना चाहते हो, तो ऑल दीज थिंग्स वुड बी हैपन अंडर द आर्टिकल 3। ठीक है, इसको याद रखना। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3। उसके बाद क्या आ रहा है, देखो आर्टिकल 4 आ रहा है। आर्टिकल 4 में क्या बोला है, जो ये जो नया स्टेट बनाना या जो बाउंड्री ऑल्टरेशन करना, ये कहां पर होता है बेटा, इसका जो पावर दिया गया है, एक इसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 4 में देखो क्या बोला गया है, आर्टिकल 4 को अगर एनालाइज करते हो तो पार्लियामेंट को पूरा पावर दिया गया है। पार्लियामेंट अगर चाहता है तो किसी भी स्टेट का जो है नाम चेंज कर सकते हैं, या जो बाउंड्री रहता है स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट के हाथ में दिया गया है। पार्लियामेंट में ये जो तरीका होता है, मतलब ये जो चेंजेस तरीका होता है, ये हमेशा सिंपल मेजोरिटी से होता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब कोई भी स्टेट जो बनता है या ऑल्टरेशन ऑफ नेम जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% प्लस 1 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 50%। सपोज 100 सीट थे, उसमें से क्या है, जो टोटल प्रेजेंट है 100 सीट टोटल थे, उसमें से प्रेजेंट है 80। अब 80 जन प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट मतलब मैं एग्जांपल सेट करो, तो 80 में जो है उसमें से 20 लोग बोले कि भाई हम लोग वोट नहीं डालेंगे। मतलब 20 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट है लेकिन वोट देना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली कितने जो वोट दे रहा है, 60%। तो 60 जन जो है वो प्रेजेंट है, वो वोट भी डाल रहा है। इसका 50% प्लस जो होता है वो होता है सिंपल मेजोरिटी। तो इसका 50% प्लस 1 कितना आ गया, 31। तो ऐसे सिंपल मेजोरिटी को एस्टिमेट किया जाता है। तो याद रखना है आर्टिकल 4 जो है इधर इतना बड़ा करके लिखा गया है, बट याद रखना है चीज क्या है कि आर्टिकल 4 में बोला गया है कि जो नया जो स्टेट बनता है या जो बाउंड्री ऑल्टरेशन होता है, नेम ऑफ चेंजेस अगर किसी स्टेट का करना तो इसका पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में जो चेंजेस होता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। ठीक है, ये जो चीज आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो था, पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसको लेके जो आर्टिकल था पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसको लेके जो आर्टिकल था 1 to 4 वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में आ रहे हैं। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है बेटा, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है। तो देखो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को लेके डिस्कस किया गया है। कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 to 11 इसको लेके डिस्कस किया गया है। 5 to 11 बेस्ड इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है, इट इज लिस्टेड यूनियन लिस्ट। ठीक है, और ये जो होता है पार्लियामेंट के अंडर में। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो कोई नया रूल्स बनाता है किसके थ्रू बनाता है, पार्लियामेंट के थ्रू। तो नेचुरली सिटीजनशिप क्या किसके अंडर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो कोई भी अगर नया एक्ट बनना है सिटीजनशिप रिलेटेड या पुराना एक्ट को जो है इसको रिफॉर्मेशन करना है, कहां पर होता है, पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, और ये जो सिटीजनशिप वाला जो प्रोविजन है ये वाला स्टार्ट हो गया था कब, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। देखो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड दैट केम इनटू फोर्स ऑन दैट इज जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950। लेकिन सिटीजनशिप वाला जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हो गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 से। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। उसके बाद देखो सिटीजनशिप जो है हम लोग के इधर कैसे सिटीजनशिप को प्रायोरिटी दिया जाता है।
दैट इज सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। वैसे तो सिटीजनशिप बाय बर्थ भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ पर जन्म ले रहा है तो उसका जो है सिटीजनशिप, अगर कोई इंडिया में जन्म ले रहा है तो बाय बर्थ उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन हमारे इधर जो है राइट टू ब्लड, सिटीजनशिप बाय राइट टू ब्लड, इसको ज्यादा क्या दिया जाता है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन आर्टिकल 5। व्हाट इज आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है? देखो आर्टिकल 5 जो है इसमें बोला गया है जब सब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उस टाइम पे इंडियन सिटीजनशिप कैसे दिया जाता था उसको लेकर डिस्कशन आर्टिकल 5 में किया गया है। देखो लिखा गया है इट प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 5 में बोला गया है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो कैसे सिटीजनशिप दिया जाता था उसको लेकर डिस्कशन कहां पर किया गया है? आर्टिकल 5। तो किस किस चीज के बेसिस पे इंडिया बेसिस पे सिटीजनशिप दिया जाता था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5? इधर जो है तीन चीजों का मेंशन किया गया है, बाय बर्थ, बाय ब्लड एंड बाय इनकॉर्पोरेशन इन टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन एनी टेरिटरी टू एनी टेरिटरी। मतलब क्या होना? मतलब अगर आर्टिकल 5 आप पढ़ते हो, आर्टिकल 5 में बोला गया है कि ये जो सिटीजनशिप की एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था तो सिटीजनशिप कैसे दिया जाता था उसको लेकर डिस्कशन किया गया है। तीन तरीके से सिटीजनशिप दिया जाता था, बाय बर्थ, बाय ब्लड, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसको लेकर आर्टिकल 5 में डिस्कशन हुआ। आर्टिकल 6 में क्या डिस्कशन हुआ है? आर्टिकल 6 में बोला गया जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते थे, पाकिस्तान मतलब जो ओरिजिनल पाकिस्तान है उधर से कोई पाकिस्तानी अगर इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो उनको कैसे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा उसको लेकर डिस्कशन आर्टिकल 6 में किया गया है। देखो द पर्सन हु हैव बीन माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है, तो ये फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हैं उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है इसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में क्या आता है? आर्टिकल 7 में जो है बोला गया है जो क्या है ईस्ट पाकिस्तान से आया, ईस्ट पाकिस्तान मतलब अभी तो बांग्लादेश है, तो इधर आर्टिकल 7 में बोला गया था जो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं, मतलब बांग्लादेश से अगर कोई इंडिया में आना चाहते हैं तो उसका जो सिटीजनशिप है कैसे उनको दिया जाएगा उसको रिलेटेड जो डिस्कशन वहां पर आता है 7 में। तो इसको क्या बोला गया? देखो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स पाकिस्तान मतलब इधर ईस्ट पाकिस्तान इन स्पेशल प्रोविजन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1947 बट रिटर्न इंडिया सब्सिक्वेंटली। मतलब क्या हुआ था जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग जो है उन लोगों को लगा कि बांग्लादेश है भाई तो वही हम लोगों का जो है ऑर्डिनल वही हम लोगों का ओरिजिनल लैंड है, तो कुछ इंडियन जो थे वो बांग्लादेश में चले गए थे लेकिन बाद में वो लोग फिर से वापस आ गए, ठीक है, ये देखो रिटर्न सब्सिक्वेंटली, मतलब जो लोग एक टाइम पे चले गए थे बाद में वो लोग वापस आ गए, अब उन लोगों को जो सिटीजनशिप दिया जाता है वो किस अंडर कौन सा आर्टिकल दिया जाता है? आर्टिकल 7, ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन लोगों को आर्टिकल 6 के थ्रू उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाता है। आर्टिकल 7 में क्या बोला जाता है? जो एक टाइम पे इधर थे लेकिन बाद में वो चला गया फिर से अगर रिटर्न आना चाहते तो उनका सिटीजनशिप वो 7 में दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बोला गया है? दैट इज देखो क्या बोला गया है आर्टिकल 8 में जो एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होता है उनको जो सिटीजनशिप उनको कैसे मेंटेन करते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है। अब एनआरआई कौन लोग होता है? जो इंडियन है लेकिन वो बाद में वो बाहर रहते हैं, ठीक है, जो इंडियन है बाय वर्चू जो है इंडियन है लेकिन बाय द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम के तरीके से एजुकेशन एंड मैरिज पर्पस से जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? एनआरआई। तो एनआरआई जो लोग हैं उन लोगों को जो है सिटीजनशिप कैसे उनको मेंटेन किया जाता है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन जो है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 9 में जो है टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 9 में बोला गया है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब अगर कोई जो है हमारे इधर क्या है सिटीजनशिप जो है हमारे इधर सिंगल सिटीजनशिप पॉलिसी लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब होता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप पॉलिसी की इसको लिया गया है, मतलब अगर कोई इंडियन अगर वो किसी और देश का जो सिटीजनशिप अगर उसको एक्वायर करते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो वही वाला बोला गया है आर्टिकल 9 में। अगर कोई अकॉर्डिंगली अगर वो अपनी इच्छा अनुसार कोई इंडियन जो अगर किसी और देश का सिटीजनशिप हो उसको एक्वायर करते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप उनका क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। कहां पर बोला गया? आर्टिकल 9 में बोला गया।
नेक्स्ट आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 10 में बोला गया है कि जो पार्लियामेंट, मतलब आर्टिकल 11 को थोड़ा पहले पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा होगा। आर्टिकल 11 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप रिलेटेड पूरा जो पावर है किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। मतलब आर्टिकल 11 में बोला गया है कि अगर कोई नया जो कोई सिटीजनशिप रिलेटेड कोई नया कानून बनता है वो कौन बना सकते हैं? दैट इज पार्लियामेंट। So Parliament has given all the authority regarding the citizenship of India and it has been mentioned under the Article 11. तो सर आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में बोला गया है अगर कोई एक्ट पार्लियामेंट बनाता है तो उसको एज ए सिटीजन हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको मान के चलना चाहिए। तो ये वाला जो मेंशन है यहाँ पर किया गया आर्टिकल 10। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आर्टिकल 11 में जो है सिटीजनशिप रिलेटेड पूरा जो पावर है किसको दिया गया है? तो पार्लियामेंट को दिया गया है। और तो सिटीजनशिप रिलेटेड नया कोई आइन हो या कानून हो कौन बना सकते हैं? पार्लियामेंट बना सकते हैं। आर्टिकल 10 में बोला गया जो एक्ट या जो आइन पार्लियामेंट बना रहा है एज ए सिटीजन हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको मान के चलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब सिटीजनशिप जो है चलता रहेगा। ये वाला जो प्रोविजन है यहाँ पर डिस्कस किया गया है आर्टिकल 10। ओके, नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1955 में क्या हुआ? सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ जिसके थ्रू क्या किया गया? जिसके थ्रू बोला गया और भी 2 तरीका एक्ट किया गया। इससे पहले हम लोग आर्टिकल 5 पढ़े जहां पर बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के आर्टिकल 5 में था कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था तो इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलता था? एक था बाय बर्थ, एक था बाय डिसेंट मतलब ब्लड, एक था और एक था इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी जो हम लोगों ने पढ़े थे। मतलब आर्टिकल 5 में एक से 3 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिलता है, इसका जो है रेफरेंस था। बाद में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जब ऐड हुआ मतलब इसको अमेंड किया गया तो और 2 तरीका ऐड हुआ सिटीजनशिप पाने का। वो क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन तो ये क्या चीज है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अभी जो है सिटीजनशिप जो है आपको कितने तरीके से मिलता है? इंडियन सिटीजनशिप 5 तरीके से, बाय बर्थ, बाय ब्लड, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब होता है अगर इंडिया किसी जगह को क्या करते हैं उसके अंडर में ले लेते हैं, ठीक है, तो उधर का जो सिटीजनशिप है उधर का जो सिटीजन है उसको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अभी हम लोगों ने पढ़े जो गोवा नाम का जो जगह था गोवा, तो गोवा को जब इंडिया उसको क्या किया? गोवा को रेस्क्यू करके उसको इंडिया में इंट्रो किए तो जो भी गोवा का जो सिटीजन थे उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया। तो यही तरीका होता है, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। तो ऐसे सिटीजनशिप मिलता है। अपन लेते हैं बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। क्या होता है बेटा? बाय रजिस्ट्रेशन होता है सपोज एक इसके लिए ये होता है बाय रजिस्ट्रेशन जो तरीका होता है दैट इज वैलिड फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब अगर कोई इंसान जो पहले इंडिया में था बाद में अभी किसी और देश पे चला गया है उनका जो अगर सक्सेसर कोई है वो अगर इंडियन सिटीजनशिप मांगता है तो उनको मिलेगा, लेकिन इसके लिए उनको 7 साल जो है इंडिया में रहना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है मतलब जिसका सपोज मेरा पिताजी जो था इंडियन था, अभी हम लोग बाहर रहते, अब मैं तो मेरा जो पिताजी इंडियन थे मतलब मेरे जो शरीर है इसमें इंडियन ब्लड है। अगर मैं चाहता हूँ इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। तो इस ऐसे करके जो सिटीजनशिप मिलता है जो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं बाय प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, और उसके बाद क्या आता है? रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आता है? रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे हम लोगों ने पढ़े नेचुरलाइजेशन, देखो लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है? नेचुरलाइजेशन अगर कोई जो नॉन इंडियन मतलब नॉन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब अगर कोई फॉरेनर है जिसको इंडिया के साथ कुछ लेना देना नहीं, अगर कोई फॉरेनर है वो भी इंडियन सिटीजनशिप पा सकता है, लेकिन इसके लिए उनको कितना साल इधर रहना पड़ेगा? 12 इयर्स। ठीक है, तो जो फॉरेनर होता है वो अगर इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, उसका अगर कोई मतलब कोई क्रिमिनल केसेस नहीं रहता है, अच्छा इंसान होता है, तो अगर वो इधर रहते हैं और वो सिटीजनशिप पाने के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए, तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दिया जा सकता है आफ्टर रिसाइडिंग ओवर हियर 12 इयर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये 2 तरीका है जिसके थ्रू नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन क्या मिलता है, इसके थ्रू आपको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। तो इंडियन सिटीजनशिप जो है 5 तरीके से मिल सकता है। ऑलरेडी आप इंडियन सिटीजनशिप कैसे इसको टर्मिनेट किया जाता है तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। आर्टिकल 9 में हम लोग टर्मिनेशन देखे थे
टर्मिनेशन, अगर कोई आर्टिकल 9 में जो बोला गया था, अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप इंडियन किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो उनका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेटेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। उसको छोड़ के और भी दो तरीका होता है जिसको 1955 सिटीजनशिप एक्ट में ऐड किया गया था। मतलब टर्मिनेशन जो प्रोसेस है ये तो आर्टिकल 9 में था, उसको छोड़ के और भी दो तरीका जो है ऐड किया गया था बाई सिटीजनशिप एक्ट 1955। वो क्या है? रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? अगर कोई अपनी इच्छा से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है, सपोज मेरे पास और भी सिटीजनशिप है, मैं किसी और भी देश का सिटीजनशिप मैं होल्ड कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारा मोबाइल लिटरेट होता है या स्पेशल पर्सन होता है, बिजनेसमैन होता है, उन लोगों को बहुत सारा कंट्री का जो है सिटीजनशिप दिया जाता है। तो सपोज मेरे पास जो है इंडियन सिटीजनशिप है और भी 2-3 देश का सिटीजनशिप है, तो मैं अगर चाहूँ कि बाय डिक्लेरेशन मैं इंडियन सिटीजनशिप उसको छोड़ सकता हूँ। तो अगर कोई इंसान अगर चाहे, इसके पास और भी बहुत सारे सिटीजनशिप है, अगर चाहे कि इंडियन सिटीजनशिप को बाय डिक्लेरेशन छोड़ सकते हैं, तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। ओके, और लास्ट वाला जो तरीका है टर्मिनेशन, हम लोगों ने पढ़ लिया। और सिटीजनशिप जाने का 3 तरीका होता है, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। और डिप्राइवेशन क्या होता है बेटा? अगर सपोज कोई इंसान जो हम लोग का जो नेबरिंग कंट्री है उधर से इधर आ गया, इंडिया में आ गया, कोई इंसान जो है नेबरिंग कंट्री सपोज बांग्लादेश या पाकिस्तान से इधर आ गए, इधर आके वो जो है अपना जो है पूरा जो बैकअप उन्होंने सेट कर लिया, मतलब इधर आके उन्होंने जो फेक आइडेंटिटी है बना लिया इस तरीके से, वो इधर का जो सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप जो इंडियन सिटीजन जो है वो जिस तरह का जो अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी पाता है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया। मतलब कोई फेक तरीके से इलीगल तरीके से इधर आया, लेकिन पूरा जो है इधर आके अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लिया, इधर आके पूरा जो फैसिलिटी जो है वो उनको भोग करने लगे। लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट प्रोसीजर में वो रोका गया। मतलब गवर्नमेंट प्रोसीजर जब हुआ तब पता चला कि भाई ये तो बाहर से आया है और बाई फेक आइडेंटिटी उन्होंने बनाया है, और जो इंडियन सिटीजन जो अपॉर्चुनिटी जो एक्वायर करते हैं वो ये कर रहा है। तो ऐसे जब पता चलता है तो वो जो इंसान जो बाहर से इलीगली आए थे तो उनको क्या करते हैं, बाहर छोड़ के रख के आते हैं, मतलब जहां से वो आए थे उधर उनको छोड़ के आते हैं। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। मतलब एक इंसान जो है वो बाहर से आके इधर इंडियन सिटीजन जो अपॉर्चुनिटी जो फैसिलिटीज पाते हैं वो इधर वो उसको भोग करने लगे थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, जो जब सरकारी जो परछाई हुआ तब पता चला कि ये भाई तो ये तो बाहर से आया है, तो उसको सिंपली उस इंसान को सिंपली उठा के जहां से वो आए थे उधर देखे उधर रख के चले आए। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो दिस ये जो था सिटीजनशिप था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सिटीजनशिप 5 तरीके से पाया जाता है और सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है जो हम लोग पढ़े रिनाउंसिएशन, एक होता है टर्मिनेशन और एक होता है डिप्राइवेशन। ओके, तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 का ओवरऑल डिस्कशन। ओके, थैंक यू।